डिस्क्लेमर भाइयों, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें शामिल नाम, उत्पाद और घटनाएं वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रखती और किसी भी व्यक्ति की या भावना का अपमान नहीं करती। अगर आप हमारे सुपर टॉप लेवल चैनल पर नए हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। प्राचीन समय आयनहोल्ड सिटी शहर के द्वार के पास एक संकरी गली। लूसी हॉटवेल चुपचाप खड़ी थी। उसका शरीर एक फटे पुराने कपड़े के छाते के नीचे स्थिर था। उसके काले बाल संवारे हुए थे, चेहरा हल्का रंगा हुआ था, सुंदर, शांत और पत्थर और धूल के बीच बेमेल। सही रोशनी में उसे किसी चित्र में चित्रित कुलीन महिला समझा जा सकता था। उसका छोटा भाई उसके बगल में खड़ा था, एक पैर से दूसरे पैर पर बेचैनी से हिल रहा था। लूसी, आधा घंटा ही बचा है। अगर वो नहीं आया तो क्या वो भूल गया? 17 वर्षीय नाथन हॉटवेल, जो बेचैन और लगभग बेचैन सा था, गली के खाली छोर की ओर घूर रहा था। उसकी कमीज पसीने से भीगी हुई थी, उसके जूते गंदे थे और उसने हताशा में अपने हाथ बांध रखे थे। कल लूसी अपने साथ एक अद्भुत चीज लेकर घर आई थी, साफ पानी। अकाल और सूखे के वर्ष के दौरान यह न केवल अनमोल था, बल्कि लगभग चमत्कारिक था। और जब उसने अपने परिवार को बताया कि उसने इसे अजीबोगरीब कपड़े पहने एक अजनबी से खरीदा है, तो उनकी प्रतिक्रिया अविश्वास से लेकर रुचि तक थी। स्वाभाविक रूप से नाथन ने भी साथ आने की जिद की थी। अंततः पीड़ा से तंग आकर लूसी ने हार मान ली। वे अब इंतजार कर रहे थे, लेकिन अजीब से कपड़े पहने पानी बेचने वाला अभी तक प्रकट नहीं हुआ था। बस थोड़ा इंतजार करो, लूसी ने धीरे से कहा। उसे देर हो सकती है। शायद कोई काम आ गया हो। हम इंतजार करेंगे। अगर आपको जल्दी है तो आप घर जा सकते हैं। नाथन ने नाराजगी जताई लेकिन चुप रहा। उन्हें इसकी सख्त जरूरत थी। स्वच्छ पानी अब विलासिता नहीं, बल्कि जीवन मरण का साधन था। इसके अलावा लूसी को उस युवक की छवि अच्छी तरह से याद थी। आकर्षक चेहरे की बनावट, साफ आंखें, असामान्य कपड़े। वह वादे तोड़ने वाले व्यक्ति जैसा नहीं लगता था। नाथन उछलकर खड़ा हो गया और उसने सड़क की ओर इशारा किया। लूसी, देखो। नाथन ने उसे जोर से धक्का दिया और गली की ओर इशारा किया। वह आदमी, उसके कपड़े अजीब हैं। क्या वह वही आदमी है जिसके बारे में तुमने मुझसे बात की थी? लूसी ने उसकी निगाहों का पीछा किया, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। सामने की ओर अल्वीश गली से नीचे आ रहा था, दोनों हाथों में दो भारी लकड़ी के बक्से लदे हुए थे, हर कदम पर पानी उछल रहा था। आयन होल्ड में उसका पहनावा बिल्कुल बेमेल लग रहा था। उसके बाल पसीने से चमक रहे थे और उसके चेहरे पर घोर पछतावा साफ झलक रहा था। अगर मैं कभी अपने पुराने रूप से मिल पाया, अल्वीश गुर्राया, तो मैं उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मारूंगा। 10 ब्लॉक, इतना वजन लेकर, और किस लिए? एक ऐसी जगह जहां कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, बस एक गली। उसने एक जैसी पत्थर की दीवारों और घुमावदार रास्तों का जायजा लिया, जो सब मिलकर ऊप से तराशी गई भूल भुलैया की तरह लग रहे थे। सच में, लोग ऐसे कैसे रहते हैं? कोई संकेत नहीं, कोई नक्शा नहीं, बस पत्थर। वह हताशा से भरी आह भरते हुए आगे बढ़ता रहा। कम से कम ये हिस्सा तो परिचित था। जब भी वह इस दुनिया में लौटता, वह उसी स्थान पर फिर से प्रकट होता, जैसे किसी ऐसे गेम सेव में वापस डाल दिया गया हो जिसे बदला नहीं जा सकता। यह अनुमान लगाने योग्य था। अटल, बेहद निराशाजनक। लेकिन जैसे ही वह आखिरी मोड़ पर मुड़ा और उसने लूसी को देखा, जो हमेशा की तरह शांत भाव से हाथ में छाता लिए खड़ी थी, और उसके बगल में उत्सुक आंखों वाले लड़के को देखा, उसके अंदर कुछ पिघल गया। थकान के बावजूद उसने कमजोर सी मुस्कान दी। हाँ, यही सही गली है। माफ करना, मुझे देर हो गई, अल्वीश ने लूसी के पास आते हुए कहा और दोनों बक्सों को धड़ाम से नीचे रख दिया। ये सभी गलियां एक जैसी दिखती हैं। तय जगह पर पहुंचने से पहले मैं 3 बार रास्ता भटक गया। हाँ हाँ, ये तो सही बात है, नाथन ने हंसते हुए कहा। मैं भी पहले अक्सर रास्ता भटक जाता था, जब तक कि मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ घूमकर शरारत करने नहीं लगा। उसने अल्वीश को शरारती अंदाज में आंख मारी। लेकिन तुम बिल्कुल लूसी के कहे अनुसार हो, अजीबोगरीब कपड़े, अजीबोगरीब लहजा, और हाँ, हद से ज्यादा आकर्षक भी। लूसी पल भर में शर्म से लाल हो गई और उसने अपने भाई को चेतावनी भरी निगाहों से देखा। नाथन, चलो, ये मेरा छोटा भाई है, उसने झिझकते हुए जल्दी से कहा। वह बहुत जल्दी बोल रही थी। इसे कुछ कहना नहीं है। इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। लड़के की ओर देखते हुए अल्वीश हंस पड़ा। नाथन, है ना? अच्छा नाम है। बढ़िया लगता है। उसका एक दोस्त था जिसका नाम नाथन था। लेकिन फिर उसका ध्यान वापस लूसी पर चला गया। वह आज कुछ अलग लग रही थी। थोड़ी ज्यादा सलीके से, थोड़ी ज्यादा शालीन। जिस तरह सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही थी, वह मानो किसी सपने की पात्र हो। उसने पलकें झपकाईं। तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? लूसी ने धीरे से पूछा, उसकी निगाहें तुम पर पड़ने से उसका चेहरा और भी लाल हो गया। इससे पहले कि अल्वीश कुछ जवाब दे पाती, नाथन ने बड़ी मुस्कान के साथ बीच में दखल दिया। आप क्या सोचते हैं? आपको विश्वास नहीं होगा कि कितने लड़के मेरी बहन से शादी करने के लिए आते हैं।
वह वाकई में बहुत मशहूर है। नाथन, लूसी शर्मिंदा होकर फुफकारी, अगर तुम चुप रहे तो मैं तुमसे एक हफ्ते तक बात नहीं करूंगी। लड़के ने मुस्कुराते हुए अपने होंठ बंद करने का नाटक किया। अल्वीश ने अपना गला साफ किया और खुद को संभालने की कोशिश की। ठीक है, पहले व्यापार। वह घुटनों के बल बैठा और बक्सों को खोल दिया। अंदर शुद्ध स्वच्छ खनिज पानी की 24 सीलबंद बोतलें थीं। इस बार पूरे 2 बक्से। लूसी की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने सोचा था कि वह शायद कुछ बोतलें फिर से लाएगा, बस इतना कि अपनी बात साबित कर सके। लेकिन ये तो कई दिनों, शायद हफ्तों तक के लिए काफी होगा। ये सब पानी है, उसने विस्मय से कहा, यहां तक कि नाथन भी अचंभित होकर आगे आया। ये तो बहुत सारा पानी है, वह हकलाते हुए बोला। क्या ये सब पापा के लिए है? कल उसने अपने पिता की खाली बोतल से एक घूंट चुरा लिया था। बस कुछ बूंदें, लेकिन वह शुद्ध, मीठी और अब तक चखी किसी भी चीज से ज्यादा ताजी थी। अब इतनी प्रचुर मात्रा में इसे निहारते हुए यह अवास्तविक लग रहा था। मैं ये सब बेच दूंगा, अल्वीश ने शांत भाव से उत्तर दिया। सर, ये तो बहुत ज्यादा है, लूसी हिचकिचाई। मुझे डर है कि हम इस सारे पानी का भुगतान नहीं कर सकते। शर्मिंदगी से उसने अपने रुमाल में हाथ डाला। उसमें उसके अंगूठे के आकार की 7-8 सोने की ईंटें थीं। नाथन ने उनकी तरफ देखा और गुस्से से बोला, बहन, ये ठीक नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 10 टाइल ही मिलेंगे। काले बाजार में इतने सोने से शायद 5 घड़े पानी ही मिल पाएगा। उसके पास यहाँ 20 से ज्यादा घड़े हैं। अल्वीश ने भौहें चढ़ा लीं। अगर काला बाजार है तो तुम मेरे पास क्यों आए? लूसी ने अपना सिर उठाया। क्योंकि मुझे साफ पानी चाहिए। काला बाजार में मिलने वाला पानी घिनौना है। उसमें से ज्यादातर या तो गंदा पानी होता है या फिर ठीक से फिल्टर नहीं किया गया होता। उसे पिया भी नहीं जा सकता। नाथन ने आगे कहा, हाँ, और बेहद महंगा भी। एक बर्तन के 2 टाइल और स्वाद घोड़े के पेशाब जैसा। लोग आज भी इसके लिए लड़ते हैं। अल्वीश की आंखें सिकुड़ गईं, उसके दिमाग में पहले से ही कई विचार पनप रहे थे। तो काला बाजार में मांग तो है, लेकिन आपूर्ति नहीं है। ठीक है, नाथन ने उससे कहा, मैं तुम दोनों को ये दोनों बक्से मुफ्त में दे दूंगा। वे दोनों आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। लेकिन इसमें एक पेंच है, उसने आगे कहा, मुझे 2 एहसान चाहिए। नाथन की आंखों में चमक आ गई। क्या तुम सच कह रहे हो? यार, तुम तो हद से ज्यादा उदार हो। वह बक्सों को पकड़ने ही वाला था कि लूसी ने उसे एक नज़र से देखा और वह हिचकिचा गया। शर्तें क्या हैं? उसने सावधानी से पूछा। इसका संबंध काला बाजार से है ना? अल्वीश ने प्रभावित होकर हल्के से सिर हिलाया। तुमने कुछ कहा भी नहीं और तुमने समझ लिया। लूसी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इंतजार करती रही। यह आसान है, अल्वीश ने कहा। पहला, मेरे लिए एक बड़ा सा अनाज भंडार ढूंढो। दूसरा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए काला बाजार में पानी बेच दो। मुझे 90% मिलेगा, 10% आपको। या फिर, उन्होंने आगे कहा, अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो मैं आपको पानी से मुआवजा दूंगा। नाथन ने जरा भी संकोच नहीं किया। हो गया। लूसी हिचकिचाई, लेकिन सौदा इतना लुभावना था कि उसे कुछ समझ नहीं आया। उन्हें ताज़ा पानी मिल रहा था और ज्यादा कमाने का मौका भी। वह मान गई। ये तो एकदम सही है। नाथन मुस्कुराया। चिंता मत कीजिए महोदय, आपके पास जितना भी पानी हो, मैं एक एक बूंद बेच दूंगा। मेरे पास भले ही पैसे न हो, लेकिन मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं। लूसी ने उसे घूर कर देखा। हाँ, ऐसे दोस्त जिनसे आप हर दूसरे दिन लड़ते हैं। नाथन हंस पड़ा। वे ही इसकी शुरुआत करते हैं। उनकी नोकझोंक देखकर अल्वीश मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। नाथन, अगर तुम अब और धक्के नहीं खाना चाहते तो मेरे पास आओ। मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। नाथन की आंखें चौड़ी हो गईं। उससे पहले कभी किसी ने इस तरह बात नहीं की थी, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति ने जो सचमुच अपनी बात पर कायम हो। अल्वीश ने लूसी से बात की। अगर तुम उसे लड़ने से रोकने की कोशिश करती रहोगी तो बात और बिगड़ जाएगी। वह और भी जोर से पलटवार करेगा। लूसी ने नाथन के हाथ पर पड़े नीले निशानों को देखा और सिर हिलाया। उसे यह सिखाना जरूरी है। उसे सिखाओ कि कब लड़ना है, कब पीछे हटना है और अपने प्रियजनों की रक्षा कैसे करनी है। वह हिचकिचाया, फिर बोला, सच कहूं तो सबसे अच्छी बात क्या है? उसकी खुद की ताकत बनाने में उसकी मदद करना। उसका अपना समूह, लोग इसका अनुसरण करते हैं। नाथन क्रोधित हो गया। बिल्कुल, मुझे यही चाहिए। सर, कृपया मुझे सिखाए। आप जो चाहें मैं वही करूंगा। उसकी आंखों में सम्मान की चमक थी। उस समय तक अल्वीश ने एक वफादार अनुयायी हासिल कर लिया था। एक प्राचीन वाणिज्यिक साम्राज्य की नींव रखना। लूसी ने अल्वीश की तरफ देखा। ये वाकई एक लड़ाई है। लेकिन मुझे डर है कि इन लड़ाइयों का पैमाना और भी बढ़ता जाएगा। मिस, आप तो वाकई बहुत समझदार हैं, अल्वीश ने सचमुच आश्चर्यचकित होते हुए कहा। उसे इस बुजुर्ग महिला से इतनी समझदारी की उम्मीद नहीं थी। उसने बिल्कुल सही अनुमान लगा लिया था कि वह क्या योजना बना रहा है। असल में, नाथन न सिर्फ लड़ने के लिए, बल्कि अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपना गिरोह बना रहा था।
उन दिनों अलवीश हमेशा मानता था कि स्थानीय अधिकारी और पुलिस वाले भरोसेमंद नहीं होते थे। जब कोई आपके खिलाफ साजिश रचता था तो आपके लिए फैसला करने वाला कोई नहीं होता था। आज की दुनिया के विपरीत, जहां एक गली में 1 दर्जन या उससे अधिक सुरक्षा कैमरे लगे होते हैं जो हर पल आपकी निगरानी करते हैं। धन्यवाद महोदय, लूसी ने विनम्रता से कहा। अगर महोदय उसे ठीक से प्रशिक्षित करेंगे तो शायद वह फिर कभी बुरे कामों में शामिल नहीं होगा। उसे बस थोड़ी चोट लग सकती है। ये सुनकर अलवीश मुस्कुराया और लूसी को आंख मारी। ये लड़की वाकई दिलचस्प थी, न केवल बुद्धिमान बल्कि बहुत समझदार भी। वह चाहती थी कि अलवीश नाथन का मार्गदर्शन करे ताकि वह खुले मैदान में लड़ने के बजाय अपनी शक्ति का निर्माण कर सके। बिल्कुल, अलवीश ने कहा। इसे मुझ पर छोड़ दो, तो मैं आपको परेशान करूंगी महोदय। लूसी ने सिर हिलाया, उसका सुंदर चेहरा गुलाबी हो गया। मुझे सर कहना बंद करो। मुझे ये पसंद नहीं है, अलवीश ने कहा। मेरा नाम अलवीश कार्टर है। मैं तुमसे बस कुछ ही साल बड़ा हूं, मुझे बस अलवीश कहो। भाई बहन द्वारा इतनी औपचारिकता से बात किए जाने पर उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। अगर कोई छोटा ऐसा करता तो वह समझ सकता था, लेकिन उनसे ऐसा व्यवहार करना उसे ठीक नहीं लगा। नाथन और लूसी ने सिर हिलाकर उनका विधिपूर्वक अभिवादन किया। अरे हाँ, अलवीश ने विषय बदलते हुए कहा। मैं आपसे पूछना चाहता था, क्या आपके पास कल वाले कंगन जैसे और भी कंगन हैं? मुझे ये बहुत पसंद आया। मैं आप सभी के पास मौजूद सभी चीजें खरीदना चाहूंगी, या अगर आपको बेहतर लगे तो उनके बदले में कुछ देना चाहूंगी। क्या आपके पास अभी भी कुछ बचा है? कल बेचे गए जेड के कंगन से अच्छा मुनाफा हो चुका था। जाहिर है, वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि क्या वह इस अवसर का लाभ उठाकर और भी बेहतर कर सकता है। लूसी ने उत्साह से कहा, मैंने वह कंगन पश्चिमी क्षेत्रों से आए एक व्यापारी से खरीदा था। मुझे वह देखने में अच्छा लगा, इसलिए मैंने कुल 3 खरीद लिए, 2 कंगन और एक जेड का पेंडेंट। वे अभी भी घर पर हैं। अगर आप उन्हें लेना चाहें अलवीश, तो आप आ सकते हैं और मैं उन्हें आपको सौंप दूंगी। सच में, 2 और हैं। अलवीश की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे इतनी किस्मत मिलेगी। लूसी के घर पर सचमुच 2 और बच्चे थे। चलो अलवीश, हमारे घर आओ और बात करते हैं, नाथन ने उत्सुकता से आग्रह किया और आयनहोल शहर की घुमावदार सड़कों से होते हुए आगे आगे चलने लगा। चलते चलते अलवीश ने लूसी से पूछा कि क्या व्यापारी शहर में हो सकता है। लूसी ने दुर्भाग्यवश कहा कि व्यापारी कुछ ही दिनों के लिए यहाँ आया था और फिर आगे बढ़ गई। रास्ते में अलवीश ने यहाँ हाल ही में हुई घटनाओं के बारे में पूछताछ की। उसे पता चला कि आयनहोल शहर कभी एक व्यापारिक केंद्र मात्र हुआ करता था, लेकिन वर्षों से यह महत्वपूर्ण हो गया था, जिसके दूर दराज के नेता बाहरी प्रांतों में मुश्किल से ही व्यवस्था बनाए रख पाते थे। शहर के आसपास के जंगलों और पहाड़ियों में डाकू घूमते रहते थे और यात्री अक्सर सड़कों पर लापता हो जाते थे। उन्हें ये भी पता चला कि हाल ही में नगर प्रशासन ने लंबे सूखे के बाद जनता की मदद के लिए अतिरिक्त अनाज भेजा था, लेकिन लुटेरों ने शहर तक पहुंचने से पहले ही उसका कुछ हिस्सा चुरा लिया था। नगर रक्षकों ने चोरी हुए अनाज का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन घने जंगलों और दुर्गम भूभाग के कारण यह असंभव हो गया। अलवीश बड़बड़ाया, यहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है। शहर का खाना भी कभी भी गायब हो सकता है। लगभग 20 मिनट बाद वे लूसी और नाथन के घर पहुंचे। उनका अपना घर एक अच्छा टाउन हाउस था, लेकिन वर्षों के कठिन समय के कारण अब वह जर्जर और खस्ताहाल हो चुका था। हम पर हंसो मत अलवीश, नाथन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया और उसके लिए चाय डाली। हमारे परिवार अनाज और मसालों का लेन देन करता था। जब सूखा पड़ा तो हमारे पिता ने सब कुछ उचित दामों पर बेच दिया। उन्होंने अमीर बनने के लिए भोजन का भंडारण नहीं किया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि सूखा इतना लंबा चलेगा। हमें जीवित रहने के लिए लगभग सब कुछ बेचना पड़ा। मन ही मन में अलवीश ने सहमति जताई। कभी कभी अच्छे लोगों को ही सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। जब वे बातें कर रहे थे तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति लूसी की बांह पर झुकते हुए धीरे धीरे हॉल में चला गया। ये हमारे पिता हैं, लूसी ने फुसफुसाते हुए कहा। जब बूढ़े व्यक्ति ने अलवीश को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं और उसने उसे गर्मजोशी से गले लगा लिया। उससे बात करने पर अलवीश को पता चला कि उसे गुर्दे की पथरी का असहनीय दर्द था। कभी कभी दर्द इतना बढ़ जाता था कि वह बेहोश हो जाता था। कुछ देर बातचीत के बाद बूढ़े व्यक्ति ने गंभीरता से कहा, लूसी ने मुझे बताया कि आपको सामान रखने के लिए जगह चाहिए। मेरे घर के पीछे एक खाली पुराना अनाज भंडार है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। वैसे भी मैं अब व्यापार करने में सक्षम नहीं हूँ। अलवीश ने कृतज्ञतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद महोदय, मैं वास्तव में इसकी सराहना करता हूँ। इस बूढ़े आदमी को विश्वास कायम करना आता था। इस भंडारण के साथ अलवीश कल सामान लेकर लौट सकता था और अपनी योजनाएं बनाना शुरू कर सकता था। अलवीश, ये वही 2 कंगन हैं जिनके बारे में तुमने पूछा था, लूसी ने आगे बढ़ते हुए कहा और उसे कपड़े का एक छोटा सा बंडल पकड़ा दिया। अलवीश ने धीरे से उसे खोला। अंदर जेड का पेंडेंट और ऐसा ही एक और कंगन था। उसे महसूस हुआ कि इसका रंग और चिकनापन पहले वाले से भी कहीं बेहतर था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। आखिरी कंगन की कीमत ही बहुत ज्यादा थी। ये दोनों कंगन तो और भी खूबसूरत लग रहे थे।
इस बार इनकी कीमत कितनी होगी? लूसी के परिवार से बात करने और गोदाम का दौरा करने के बाद अलवीश को भागने का बहाना मिल गया। वह वापस गोदाम गया और फिर टेलीपोर्ट करके पृथ्वी पर वापस आ गया। मुंबई में अपने छोटे से किराए के अपार्टमेंट में अलवीश ने अपने हाथ सिर के ऊपर उठाए और जम्हाई ली। उस घटिया गद्दे पर कई रातें बिताने के कारण उसकी पीठ में कटकने की आवाज आ रही थी। उसने अपना फोन उठाया और फूड डिलीवरी ऐप्स को स्क्रॉल करने लगा। बिरयानी या बटर चिकन? अरे छोड़ो, दोनों ही चाहिए, उसने गुर्राते हुए आदेश दिया। उसकी निगाह मेज पर रखे छोटे मखमली थैले पर पड़ी जिसमें पुराने शहर से खरीदा गया नया जैदहार और कंगन था। उसने अपने अंगूठे से उसकी चिकनी सतह को छुआ और ठंडे पत्थर को अपनी त्वचा पर महसूस किया। पता नहीं इस बार इनसे मुझे क्या मिलेगा। उसने अपना सिर हिलाया और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। काश वो बूढ़ा व्यापारी रुका रहता। अगर वो रुका रहता तो मैं उसका सारा माल बेच देता। लेकिन अब शिकायत करने का कोई फायदा नहीं। अब तक उसने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। पहला कदम, इन खूबसूरत चीजों को बेच दें। अलवीश ने ऋषि का नंबर ढूंढा और कॉल बटन दबा दिया। हेलो अलवीश। ऋषि ने तुरंत फोन उठाया, उसकी आवाज खुशमिजाज थी। अरे व्यस्त हो? मेरे पास कुछ और रचनाएं हैं और वे पिछली बार से बेहतर हैं। दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। फिर एक जोरदार आवाज आई, मानो किसी ने अपना फोन गिरा दिया हो। क्या? ऋषि ने हैरानी से कहा। अलवीश, मजाक कर रहे हो क्या? क्या ये पिछले ब्रेसलेट जितना अच्छा है? अलवीश हंस पड़ा। मैं मजाक नहीं कर रहा। जब मैं आऊंगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। ऋषि मुस्कुराया और चुपके से फुसफुसाते हुए बोला, क्या बात है? भाई, तुम्हें पता है मेरे पिताजी ने वो आखिरी चीज कितने में बेची थी? दुबई के एक कलेक्टर ने उसे 23 लाख रुपए में खरीद लिया। हमने एक ही दोपहर में करीब 20 लाख रुपए का मुनाफा कमा लिया। और तुमने तो उससे भी बेहतर कर दिया। अलवीश मुस्कुराते हुए दीवार से टिक गया। कुछ ऐसा ही। तैयार रहना, मैं 20 मिनट में आ रहा हूँ। ऋषि का लहजा सम्मानजनक, लगभग श्रद्धापूर्ण हो गया। अलवीश, एक शब्द भी मत बोलो, मैं ताज़ा दार्जिलिंग वाइन बनवाता हूँ। पिताजी भी घर पर हैं। वह इसे खुद देखना चाहेंगे। बहुत बढ़िया, अलवीश ने जवाब दिया। जल्द मिलते हैं। जैसे ही डिलीवरी वाले ने घंटी बजाई, उसने फोन काट दिया। उसने गर्मागर्म बिरयानी का डिब्बा खोला और मसालों की खुशबू सूंघी। इस प्रकार अलवीश ने मुस्कुराते हुए अपना भोजन खाना शुरू कर दिया। कपड़े पहनने और जल्दी से पानी में डुबकी लगाने के बाद अलवीश जाने के लिए तैयार था। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह लगभग घुंघराले बालों वाली और फोन पकड़े एक अधेड़ उम्र की महिला से टकरा गया। वह महिला दरवाजे के ठीक सामने खड़ी थी और उसे बाहर जाने से मना कर रही थी। ये श्रीमती लता थी, जो इस पुराने किराए के परिसर की मकान मालकिन थी। अलवीश अचानक रुक गया। श्रीमती लता, क्या कोई समस्या है? उसने अपनी बाहें मोड़ लीं और उसे अपनी उस जानी पहचानी घूरती निगाह से देखा। अलवीश, क्या तुम्हें वो मैच याद है जिसका मैंने तुम्हें पिछले हफ्ते जिक्र किया था? क्या तुमने उस बारे में सोचा है? अब तुम जवान नहीं रहे, तुम्हें पता है। जब मैं तुम्हारी उम्र का था, तब मेरे 2 बच्चे घर में हंगामा मचा रहे थे। अलवीश ने थोड़ी शर्मिंदगी भरी हंसी हंसते हुए कहा, श्रीमती लता, मैंने अभी कुछ महीने पहले ही कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। उसने इस बात को पूरी तरह से अनसुना कर दिया और उसके और करीब आ गई, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह उसे धक्का देकर आगे न बढ़ सके। पिछले कुछ महीनों से वह एक आदर्श मकान मालकिन थी, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं, किराया बकाया होने पर कोई झंझट नहीं, यहाँ तक कि जब वह थका हुआ दिखता था तो कभी कभार उसे खाना भी भेज देती थी। लेकिन एक बात ऐसी थी जिसने उसे आपा खोने पर मजबूर कर दिया, वह उसे शादी कराने पर अड़ी हुई थी। जब भी वह गलियारे में उसे घेर लेती तो वह उसी विषय पर लौट आती, एक अच्छी लड़की जिसे वह जानती थी, किसी की भतीजी, किसी के चचेरे भाई की पड़ोसी, ये सभी उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त प्रतीत होती थीं। सुनो, अगर तुम अभी ब्लाइंड डेट पर जाओगे तो एक दूसरे को जानने का समय मिल जाएगा। शायद 1-2 साल में तुम शादी करने के लिए तैयार हो जाओगे। यह अच्छी योजना है। अलवीश ने अपने बालों पर हाथ फेरा, वह जोर से हंस नहीं पा रहा था। वह उसके फ्लैट को कभी मना नहीं कर पाया था, खासकर तब जब उसने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया था। श्रीमती लता ने जोर देने के लिए अपनी उंगली हिलाकर उनकी ओर इशारा किया। तुम लंबे हो, दिखने में ठीक ठाक हो, अच्छे लड़के हो और अगर मेरी बेटी होती तो मैं तुमसे ही शादी करती। लेकिन बदकिस्मती से मेरे पास सिर्फ मेरा निकम्मा बेटा है जो अपनी दराज से साफ मुझे तक नहीं निकाल सकता। अलवीश ने हार मानते हुए दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। कृपया, श्रीमती लता, मुझे सचमुच जाना है। मुझे एक दोस्त से मिलना है, ये बहुत ज़रूरी है। क्या मैं जा सकता हूँ? लेकिन वह अपनी जगह पर डटी रही, गलियारे में उसके पैर पत्थर की तरह स्थिर थे। फिर अंत में, अलवीश ने एक गहरी सांस ली और हार मान ली। उसे उसकी गंभीरता देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। बस मुझे समय और विवरण भेज दो। मैं आ जाऊंगा। श्रीमती लता का चेहरा तुरंत खिल उठा। देखा, क्या यह इतना मुश्किल था?
अब मुझे तुम्हारे पीछे इस तरह भागना नहीं पड़ेगा। उसने झटपट अपना फोन निकाला और गैलरी खोली। मैं आपको उसका नंबर दे दूंगा। वह मेरी बहन की बेटी है। बहुत ही साफ सुथरी, मानव संसाधन विभाग में काम करती है, काम के सिलसिले में यात्रा करती है, जिम जाती है, बहुत आधुनिक, बहुत समझदार। अलवीश की भौहें तंग गईं, उसे अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो रहा था। क्या आपके पास कोई तस्वीर है? बेशक, उसने अपना फोन उसकी ओर बढ़ा दिया। अलवीश आगे झुका और उसे एक छोटा बच्चा मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया, जिसके सामने के दांत टूटे हुए थे और उसने सुपरहीरो वाली टी शर्ट पहनी हुई थी। क्या ये वही लड़की है? अलवीश ने पूरी तरह से अचंभित होकर पूछा। श्रीमती लता ने शर्मिंदा होकर उनसे फोन छीन लिया। अरे नहीं, ये तो मेरा पोता है। गलत तस्वीर है। रुकिए, मैं आपको असली तस्वीर भेज देता हूँ। वह मुस्कुराई, जाहिर तौर पर खुद से खुश थी, और उसने उसके हाथ पर थपथपाया जैसे वह अपने बेटे को स्कूल भेज रही हो। तुम सही फैसला ले रहे हो। मुझे जल्द ही कोई अच्छी खबर चाहिए और मुझे निराश मत करना। आखिरकार वह रास्ते से हट गई, और अलवीश आधा हंस रहा था, आधा खुद को उस स्थिति के लिए तैयार कर रहा था जिसमें उसने अभी अभी फंसने का फैसला किया था। उसने अपना दरवाजा बंद किया, सिर हिलाया और बड़बड़ाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर गया। अगली बार जब मैं कोई अपार्टमेंट चुनूंगी, तो सबसे पहले मकान मालिक से यह पूछूंगी कि क्या वह छुपकर रिश्ते तय कराने वाला व्यक्ति है। ऋषि द्वारा भेजे गए पते का अनुसरण करते हुए अलवीश मुंबई के घने ट्रैफिक में लगभग 1 घंटे तक गाड़ी चलाता रहा। आखिरकार वह जुहू में मेहरा के विशाल बंगले के बाहर पहुंचा। ऋषि और उनके पिता, श्री मेहरा, पहले से ही घर के बैठक कक्ष में इंतजार कर रहे थे, जो चारों ओर किताबों की अलमारियों और रत्नों और प्राचीन आभूषणों के टुकड़ों से सजे डिस्प्ले केसों से भरे एक आरामदायक सोफे पर बैठे थे। जैसे ही अलवीश अंदर आया, ऋषि तीव्र उत्साह से खड़ा हो गया और कांपते हुए उसके हाथों में चाय का एक गर्म प्याला थमा दिया, और बोला, अलवीश, ये ताज़ी असम चाय है, गर्मा गर्म ही पी लो। अलवीश मुस्कुराया और धीरे से एक घूंट लिया। गले से नीचे उतरते हुए उसे हल्की सी गर्माहट महसूस हुई। अच्छी चाय है, ऋषि। तुम्हारी चाय हमेशा अच्छी होती है। श्री मेहरा, जो उस समय तक चुप थे, आखिरकार आगे बढ़े और उनकी निगाहें अलवीश के हाथ में पकड़े छोटे से डिब्बे पर टिक गईं। मेरे बेटे ने मुझे बताया है कि आपके पास पिछली बार बेची गई चीज से भी बेहतर कोई चीज है। क्या मैं उसे देख सकता हूँ? अलवीश ने बस सिर हिलाया, अपनी जेब टटोली और एक हल्के हरे रंग का पेंडेंट और एक रेशमी, लगभग दूधिया सफेद कंगन कांच की सतह पर रख दिया। ऋषि की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसके पिता ने तुरंत अपने सफेद दस्ताने पहने और बगल की मेज पर रखे निरीक्षण लैंप को चालू किया। श्री मेहरा ने धीरे से पहले पेंडेंट को उठाया, तेज रोशनी में उसे घुमाया और हर किनारे और नक्काशी को बारीकी से देखने के लिए आवर्धक लेंस को अपनी आंख के पास लगाया। दीपक की हल्की भिनभिनाहट के अलावा कुछ मिनट खामोशी में बीत गए। अलवीश धैर्यपूर्वक चाय की चुस्की लेता रहा, जबकि ऋषि उसके बगल में टहलता रहा और हर कुछ सेकंड में अपने पिता के चेहरे की ओर देखता रहा। फिर अंत में श्री मेहरा ने गहरी सांस ली। ऋषि, इस कृति को जरा देखिए। यह कोई साधारण जेड या घटिया पॉलिश किया हुआ पत्थर नहीं है। ये प्राचीन भारतीय सफेद जेड है, जिसे शायद किसी कुलीन परिवार के लिए या किसी मंदिर से जुड़ा हुआ बनाया गया होगा। इसकी पॉलिश, इसकी स्पष्टता पर ध्यान दीजिए, कोई दोष नहीं, कोई रंग फीका नहीं। इस तरह की गुणवत्ता के लिए ही संग्राहक मोटी रकम चुकाते हैं। ऋषि ने झुककर आवर्धक लेंस से देखने की कोशिश की, लेकिन फिर अलवीश की ओर देखा। क्या आपको लगता है कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है, पिताजी? श्री मेहरा ने पेंडेंट को एक तरफ रख दिया और चूड़ी को उठाकर उसके अंदरूनी घुमावदार हिस्से पर अंगूठा फेरा। ये कंगन बिल्कुल वैसा ही है। बारीक धागों से बना, छूने में ठंडा, एक खूबसूरत टुकड़ा, शायद किसी उच्च पदस्थ व्यक्ति के लिए बनाया गया होगा। अगर दोनों प्रामाणिक साबित होते हैं, और होंगे ही, तो सही खरीदे को सिर्फ पेंडेंट ही 6 या 7 करोड़ में बिकेगा। कंगन 7 या 8 करोड़ तक पहुंच सकता है। अगर हम इसके वंशानुगत संबंध की पुष्टि कर सकें तो शायद इससे भी अधिक। ऋषि ने धीरे से सीटी बजाई और सिर हिलाया। तो कुल मिलाकर 13 करोड़ से ज्यादा। अलवीश आराम से बैठ गया, उसके चेहरे पर तनाव कम हो गया, हालांकि उसके मन में अभी भी वे आंकड़े साफ नहीं हो रहे थे। श्री मेहरा ने अपना चश्मा ठीक किया और अलवीश को गौर से देखा। मैं आपको धोखा नहीं देने वाला, 13 करोड़ रुपये नकद पाना एक दिन में होने वाली बात नहीं है। आज हमारे पास लगभग 6 करोड़ रुपये की नकदी संपत्ति है। बाकी के लिए, मैं आपको अपनी एक चिकित्सा उपकरण कंपनी के शेयर प्रमाण पत्र दे सकता हूँ। ये स्थिर है, नियमित लाभांश देती है, और आप चाहें तो शेयर बेच सकते हैं, इनका मूल्य स्थिर रहता है। अलवीश ने उत्सुकता से सिर हिलाया। उसे आखिरी रुपया निकालने की ज्यादा परवाह नहीं थी। उसके लिए वे बस छोटे छोटे टुकड़े थे। मुझे इस कंपनी के बारे में बताओ, अलवीश ने अपना कप नीचे रखते हुए कहा। श्री मेहरा ने तुरंत जवाब दिया, तथ्य मेडिकल डिवाइसेस। हम दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका के अस्पतालों को शल्य चिकित्सा उपकरण, निदान उपकरण और प्रयोगशाला सामग्री निर्यात करते हैं। हालिया मूल्यांकन के अनुसार अकेले मेरी हिस्सेदारी 70 करोड़ से अधिक है, हालांकि पिछले साल बाजार की स्थिति थोड़ी नरम हुई है।
मैं आज के उचित बाजार मूल्य पर 7 करोड़ के बराबर का एक शेयर हस्तांतरित कर सकता हूँ। आपको लाभांश मिलेगा, या आप जब चाहें तब बेच सकते हैं। अलवीश ने हल्की सी मुस्कान दी। ठीक है, बस मुझे मेरा हिस्सा मिल जाए तो अच्छा है। बड़े मेहरा ने अलवीश के शांत चेहरे, उसके सीधे खड़े होने के अंदाज और इस बात को गौर से देखा कि उसने एक पल के लिए भी मोलभाव नहीं किया। उन्हें एहसास हो गया कि यह लड़का कॉलेज से निकला कोई साधारण लड़का नहीं था, कोई मध्यम वर्गीय छात्र कीमती खानदानी जेड को मेज पर फेंक कर करोड़ों के समझौते पर ऐसे सिर नहीं हिला सकता था जैसे उसका कोई महत्व ही न हो। ठीक है, श्री मेहरा ने अंततः कहा और अपने वकील को बुलाने के लिए उठे। आप यहीं बैठिए, एक और कप चाय पीजिए। मैं कागजी कार्रवाई तुरंत करवा देता हूँ। पूरा दोपहर धुंधलेपन में बीत गया, जब क्लर्कों और एक वकील की भीड़ मुहर लगे दस्तावेज, शेयर प्रमाण पत्र और चेक स्लिप लेकर आती जाती रही। शाम तक अलवीश के फोन पर उसके नए बैंक का संदेश आ गया था, जिसमें उसके खाते में 6 करोड़ रुपए जमा होने की पुष्टि की गई थी, और एक साफ सुथरे ढंग से लपेटे हुए लिफाफे में हस्ताक्षरित शेयर हस्तांतरण फॉर्म भी थे। ऋषि के परिवार ने जोर दिया कि वह उनके साथ रात के खाने पर शामिल हो, और पूरी शाम ऋषि उन्हें अलवीश के बजाय मिस्टर अलवीश कहकर संबोधित करता रहा, जिससे वह कई बार हंस पड़ा। जब वह देर रात आखिरकार घर पहुंचा, तो पुराना किराए का फ्लैट पहले से भी छोटा लग रहा था। वह बिस्तर पर लेटा हुआ टूटी हुई छत को देख रहा था, थोड़ा हैरान था कि कुछ दिन पहले उसके पास बाहर से खाना मंगवा कर खाने के लिए भी मुश्किल से पैसे थे, और अब वह करोड़पति बन गया था और एक ऐसी कंपनी में हिस्सेदारी का मालिक था जिसका नाम उसने आज तक सुना भी नहीं था। लेकिन नींद आने से पहले ही उनका फोन बज उठा। स्क्रीन पर श्रीमती लता का नाम दिख रहा था, उनकी मकान मालकिन का। उन्हें कुछ कुछ अंदाजा हो गया था कि बात किस बारे में हो सकती है। वह कराहते हुए बोला और फोन का जवाब देने के लिए बटन दबाया। इससे पहले कि वह उसे कुछ कह पाता, उसकी आवाज सुनाई दी। अलवीश, तुमने उस प्यारी लड़की को अभी तक फोन क्यों नहीं किया? यह मत सोचो कि मैं भूल गई हूँ। कल रविवार है, तुम उससे मिलने जाओगे। मैंने सब कुछ संभाल लिया है। इसके लिए तुम मुझे धन्यवाद दोगे। वह मन ही मन बड़बड़ाया, लेकिन एक बार शुरू हो जाने के बाद उसे रोकना नामुमकिन था। अगले 45 मिनट तक वह फोन कान से लगाए बैठा रहा। हाँ आंटी, हाँ बिल्कुल, बुदबुदाता रहा और दूसरी स्क्रीन पर अपना नया बैंक बैलेंस देखता रहा। जीवन विडंबनापूर्ण था। एक पल आप अपनी कल्पना से भी कहीं अधिक धनी थे, अगले ही पल आप वहीं बैठे अपनी मकान मालकिन से वादा कर रहे थे कि आप किसी अनजान अजनबी के साथ ब्लाइंड डेट पर जाएंगे, इस शर्त पर कि वह आपको डांटने के लिए रुकेगी। अगले दिन अलवीश उठा, साफ सफाई की और उसे ताजगी महसूस हुई। आज का दिन व्यस्त रहने वाला था, इसलिए वह जल्दी उठ गया था। नाश्ता बनाने के लिए नीचे जाते समय उसने अपने फोन पर रियल एस्टेट एप्लीकेशन खोला। उसने फैसला कर लिया था कि अब घर खरीदने का समय आ गया है। उसके पास पहले से ही एक वाहन और पर्याप्त धन था। उसे बस रहने के लिए एक जगह की जरूरत थी। अलवीश की केवल 3 ही मांगें थीं: रहने के लिए आरामदायक हो, पर्याप्त बड़ा हो और निजता हो। निजता अत्यंत आवश्यक थी। प्राचीन जगत की अपनी नियमित यात्राओं के कारण वह नहीं चाहता था कि अन्य लोग उसके आने जाने के बारे में जान सकें। साथ ही उसे अपने साथ लाए गए सामान को रखने के लिए जगह की भी आवश्यकता थी। जब उन्होंने अपना बैंक खाता खोला, तो उन्हें उसमें लगभग 8 करोड़ रुपए मिले, जो एक विला या एक आलीशान अपार्टमेंट खरीदने के लिए पर्याप्त थे। पैसा खर्च करने के लिए ही बना है, अलवीश मुस्कुराते हुए मन ही मन बड़बड़ा रहा था। उन्हें याद आया कि ऋषि और उसके दोस्तों ने परसों क्या जिक्र किया था, वहां आसपास कुछ नए विला बिक्री के लिए उपलब्ध थे। चलो आज ही उनसे मिलने चलते हैं, उसने पहले से कहीं अधिक दृढ़ निश्चय के साथ फैसला किया। नाश्ते के बाद अलवीश सीधे रियल एस्टेट कार्यालय के लिए रवाना हो गया। चूंकि उन्होंने पहले से आरक्षण करा रखा था, इसलिए उनके पहुंचने पर कर्मचारी उनका इंतजार कर रहे थे। साफ सुथरे कपड़े पहने एक युवा विक्रेता मुस्कुराते हुए उसके पास आया। उसके नेम टैग पर राजेश शर्मा लिखा था। अलवीश ने जिन किताबों में पढ़ा था, उनके विपरीत यहाँ कोई भी घमंडी या अभिमानी नहीं था। वे जो विला बेचते थे, वे हर किसी के लिए नहीं थे, क्योंकि अधिकांश ग्राहक अमीर या प्रभावशाली लोग थे, और बिक्री एजेंट ये बखूबी जानते थे कि यहाँ आने वाले किसी भी व्यक्ति को नाराज करना ठीक नहीं है। राजेश ने काम शुरू करने में समय बर्बाद नहीं किया। उनका व्यवहार दोस्ताना लेकिन पेशेवर था। शुभ प्रभात महोदय, हमारे विला प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह एकांत और विलासितापूर्ण है। यह उन लोगों के लिए है जो शांति और विशिष्टता को महत्व देते हैं। उन्होंने पीछे लगे एक बड़े डिस्प्ले मैप की ओर इशारा किया। हमारे विला राष्ट्रीय पारिस्थितिकी क्षेत्र के भीतर पावई झील के तट पर स्थित हैं। ये भूमि लगभग 8 किलोमीटर के झील किनारे के प्राकृतिक क्षेत्र में फैली हुई है, जिसके 3 तरफ पानी है। यहाँ की हवा एकदम शुद्ध है, जो मुंबई में आसानी से नहीं मिलती। इसके अलावा ये दक्षिण मुंबई से कार द्वारा मात्र 40 मिनट की दूरी पर है। साथ ही जो निवासी हवाई जहाज से आना चाहते हैं, हमारे पास एक निजी हेलीपैड की अनुमति भी है। राजेश की प्रस्तुति शानदार और आत्मविश्वास से भरी थी। उन्हें ठीक से पता था कि महत्वपूर्ण बातों को कैसे उजागर करना है। अगर आप चाहें, महोदय, तो मैं आपको हमारे आलीशान विला का भ्रमण करा सकता हूँ।
यह आज देखने के लिए खुला है। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं, अलवीश ने जवाब दिया। उन्हें इस समय निजता की सख्त जरूरत थी। कुछ मिनट बाद अलवीश राजेश की कंपनी की कार में बैठा और वे गेट वाले एस्टेट के अंदर और गहराई तक चले गए। जैसे ही वे विला पहुंचे, राजेश सबसे पहले बाहर निकला और गर्व से सामने के दृश्य की ओर इशारा किया। क्या आपकी कोई राय है, महोदय? यहाँ से झील का नज़ारा बेजोड़ है और हवा इतनी स्वच्छ है कि आप उसे महसूस कर सकते हैं। उन्होंने उनके सामने स्थित विला की ओर इशारा किया। यह विला नंबर 1 है, जिसे लॉर्ड्स क्राउन विला भी कहा जाता है। ये हमारी प्रमुख संपत्ति है। इसे प्रित्जकर पुरस्कार विजेता वास्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया है और इस घर में एक निलंबित कांच का अग्रभाग है जिससे झील का 270 डिग्री का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। धुंध भरी सुबह में जागरें और तारों के नीचे सोएं। वे अंदर दाखिल हुए, जहां का आंतरिक सज्जा आधुनिक होने के साथ साथ गर्मजोशी भरा भी था। सभी कमरों में ताजी हवा के लिए फ्लो हीटिंग सिस्टम लगा हुआ है। दीवारों में प्राकृतिक नदी के कंकड़ लगे हैं और इन्हें स्थिरता के लिए लीड प्लेटिनम प्रमाणन प्राप्त हुआ है। अलवीश चुपचाप सब कुछ सुनते हुए उनके साथ एक कमरे से दूसरे कमरे में गया। जब वह बोल रहे थे, राजेश ने उन्हें दार्जिलिंग चाय का एक कप दिया। छत पर बने बगीचे को उष्णकटिबंधीय फूलों और पौधों की खेती के लिए खोला या बंद किया जा सकता है। सुरक्षा प्रणाली को विशेष रूप से एक स्विस कंपनी द्वारा डिजाइन किया गया था। हम बायोमेट्रिक एक्सेस, एआई आधारित अलर्ट और झील के चारों ओर 10 किलोमीटर के दायरे में दैनिक ड्रोन निगरानी जैसी सुविधाओं का उपयोग करते हैं। उन्होंने प्रभाव पैदा करने के लिए कुछ देर विराम लिया। कुछ साल पहले, महोदय, इस विला की कीमत बहुत अधिक होती। लेकिन वैश्विक बाजार में हाल ही में आई मंदी के कारण हम इसे अब बहुत ही आकर्षक दर पर पेश कर रहे हैं। राजेश ने यह सुनिश्चित किया कि अलवीश को हर सुविधा का अनुभव हो, स्वचालित पर्दे, स्मार्ट किचन और पानी के नज़ारे वाला शांत अध्ययन कक्ष। सेवा त्रुटिहीन थी। अलवीश को पहले से ही यकीन हो चुका था। उसने एक बार फिर नज़ारे की ओर देखा, फिर राजेश की ओर एक शांत मुस्कान के साथ देखा। चलिए इसे बुक करते हैं। मैं लॉर्ड्स क्राउन विला बुक करूंगा। राजेश की आंखें चौड़ी हो गईं। सर, क्या आप निश्चित हैं? इस विला की अंतिम कीमत करों सहित लगभग 7 करोड़ रुपए है, इसलिए कुल कीमत लगभग 7.1 करोड़ रुपए होगी। उसे इस बात पर मुश्किल से ही यकीन हो रहा था। आमतौर पर लोग बातचीत करने में कई दिन लगा देते थे और कई दौरे करते थे। लेकिन ये युवक यहीं और अभी फैसला ले रहा था। अलवीश ने सिर हिलाया। यह एकदम सही है। मैं आज ही पूरी रकम चुका दूंगा। मुझे निजी कारणों से तुरंत यहाँ रहना होगा। राजेश का मुंह लगभग खुला रह गया। आपका मतलब है, आप पूरी रकम एक साथ चुकाने वाले हैं? अलवीश ने बिना हिले डुले फिर से सिर हिलाया। राजेश ने इससे पहले भी कई विला बेचे थे, लेकिन शायद ही कभी किसी ग्राहक ने नकद भुगतान किया हो। अधिकांश ने अपनी संपत्ति की परवाह किए बिना बड़े गृह ऋण का विकल्प चुना। पूरे 7.1 करोड़ रुपए का भुगतान करना, ये लगभग अनसुना था। राजेश की पेशेवर मुस्कान एक दमकती हुई मुस्कान में बदल गई। जी हाँ, महोदय, मैं तुरंत समझौता तैयार करवा देता हूँ। अगर हम जल्दी कार्रवाई करें, तो आप आज ही अपने नए घर में प्रवेश कर सकते हैं। उन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किए, दस्तावेजों पर मुहर लगाई और अलवीश ने तुरंत पूरी रकम चुका दी। राजेश का लहजा और भी विनम्र हो गया। श्री अलवीश, अगर आपको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तो ये रहा मेरा सीधा नंबर। मैं व्हाट्सएप पर भी हूँ। आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। अलवीश ने आदरपूर्वक सिर हिलाया। धन्यवाद, मैं आपसे संपर्क में रहूंगा। दोपहर, अलवीश द्वारा विला खरीदने के बाद उसने पास के ही केएफसी में जल्दी से दोपहर का भोजन किया। जैसे ही उन्होंने खाना खत्म किया, उनका फोन फिर से बज उठा। श्रीमती लता इस सप्ताह तीसरी बार फोन कर रही थी। फोन पर श्रीमती लता की आवाज में हड़बड़ी थी। वह बार बार उन्हें उस ब्लाइंड डेट की याद दिला रही थी जो उन्होंने उसी दोपहर उनके लिए तय की थी। उन्होंने बताया कि उन्हें अपने भविष्य को गंभीरता से लेना चाहिए, एक अच्छा जीवनसाथी ढूंढना चाहिए और उम्मीद है कि 3 साल के भीतर परिवार को 2 पोते पोतियां देने चाहिए। अलवीश केवल असहाय होकर सिर हिला सकता था और जवाब देता रहता था, हम। ठीक है, चाची, मैं चला जाऊंगा। दोपहर 3 बजे, अलवीश ने बैठक स्थल पर पहुंचने का समय बिल्कुल सही चुना, बांद्रा की एक हलचल भरी गली में स्थित एक शांत स्टार कैफे ऑलेड। उसने खिड़की के पास एक सीट ले लिया और एक ब्लैक कॉफी मंगवाई। जब वह चीनी को हिलाने ही वाला था कि कैफे का दरवाजा खुला और अंदर एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने कैफे में मौजूद सभी लोगों को अपनी ओर देखने पर मजबूर कर दिया। उसने करीने से फिट बैठती नेवी ब्लू रंग की जेके स्टाइल जर्सी पहनी हुई थी। उसके पैर हल्के थे, शरीर सीधा था और उसकी उपस्थिति शांत लेकिन प्रभावशाली थी। मुंबई के कैफे में कॉलेज के फैशन के कई रूप देखने को मिले थे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जेके लुक को इतनी सहजता से अपना लेता था, सुरुचिपूर्ण, साफ सुथरा, फिटिंग वाला, तो उसके अंदर आते ही सारी निगाहें उसी पर टिक जाती थीं। पास की एक मेज पर बैठी कुछ लड़कियां आपस में फुसफुसा रही थीं और चोरी छिपे उसकी तरफ देख रही थीं। हे भगवान, उस पोशाक को देखो, वह कितनी सुंदर है ना? वह किसी अभिनेत्री जैसी दिखती है। असल में फिल्म सितारों में भी इतनी शालीनता नहीं होती।
मैं कसम खाती हूँ, मुझे भी उसके जैसी जैकेट चाहिए। ये बहुत ही प्यारी और स्टाइलिश दिखती है। छोड़ो भी, ये तो खास तौर पर बनवाया गया है। क्या तुमने कॉलर के चारों ओर सोने की कढ़ाई देखी? ये उन डिजाइन्स का काम है ना? एक पीस की कीमत 1 लाख से भी ज्यादा हो सकती है। 1 लाख एक ड्रेस के लिए? ये तो मेरी पूरी वार्षिक इंटर्नशिप की छात्रवृत्ति है। कुछ अन्य ग्राहक जो शांति से कैपुचिनो की चुस्कियां ले रहे थे, अचानक इसके विपरीत खुद को कमतर महसूस करने लगे। उन्होंने अपनी निगाहें नीचे कर लीं और अपनी सादी टी शर्ट और जीन्स में अजीब तरह से बेचैन होने लगे। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि उस क्षण काले रंग की जेके यूनिफॉर्म पहने वह लड़की स्टार कैफे ऑलेट की सबसे खूबसूरत लड़की थी। रिया ने अपने आसपास की फुसफुसाहटों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बचपन से ही उसे खूबसूरत कहा जाता था और बहुत पहले ही उसने उन निगाहों और फुसफुसाहटों को नजरअंदाज करना सीख लिया था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उनका मूड अच्छा था। कितना निराशाजनक है, उसने मन ही मन बुदबुदाया। मेरे पापा हफ्तों तक मुझसे बात नहीं करते, लेकिन अब अचानक वो चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं। उसके गाल झुंझलाहट से फूल गए, जिससे उसका चेहरा बेहद प्यारा और हास्यास्पद सा बन गया। हालांकि इससे आसपास बैठे कैफे के लोग और भी ज्यादा हैरानी से उसे घूरने लगे। कुछ लड़के तो लगभग अपने कप गिराते गिराते रह गए और बिना कुछ बोले हौंफने लगे। आज दोपहर उसे यहाँ घसीट कर लाया गया था। रिया के पिता श्री राघवन ने ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह इस ब्लाइंड डेट पर आए, उसके घर पर पानी, बिजली और वाईफाई बंद कर दिया था। ये सख्ती नहीं है, ये तो सचमुच खलनायक स्तर की परवरिश है। जब वह मुंह फुला रही थी तभी उसका फोन बज उठा। वो वही था, उसके पापा उसे बुला रहे हैं। रिया ने आह भरी आंखें घुमाईं और उसे उठाते हुए बोली, जी पापा। रिया, क्या तुम कैफे पहुंच गई? उसके पिता की भारी आवाज गूंजी, ऐसी आवाज जो बोर्डरूम में बैठे सीईओ को भी पसीना छुड़ा सकती थी। मैं तो पहले से ही यहाँ हूँ, उसने बुदबुदाते हुए कहा। अप्पा, सच में? मैंने अभी अभी ग्रेजुएशन किया है। क्या लड़कों को अपनी जिंदगी में ठूंसना शुरू करने के लिए अभी बहुत जल्दी नहीं है? राघवन हंस पड़ा। अगर मैंने घर की बिजली बंद न की होती तो क्या तुम आते? आपने सचमुच मुझे बुनियादी मानवाधिकारों का नाम लेकर ब्लैकमेल किया। तुम सारा दिन बैठकर एनीमे देखती हो और वीडियो गेम खेलती हो। क्या तुम उम्मीद करती हो कि तुम्हारा राजकुमार तुम्हारे लिविंग रूम में आ जाएगा? रिया ने अपना मुंह खोला, फिर बंद कर दिया। बस यूं ही कह रहा हूं, उन्होंने आगे कहा, तुम मेरी इकलौती बेटी हो। मैं तुम्हारी शादी किसी अच्छे लड़के से होते देखना चाहता हूं। जिस लड़के से तुम आज मिल रही हो, वो मेरे एक पुराने दोस्त का बेटा है। पढ़ा लिखा, सभ्य और स्थिर। वो अभी अभी लंदन से कानून की डिग्री पूरी करके लौटा है। पहले तो तुम्हें इतनी परवाह नहीं थी, उसने धीमी आवाज में कहा। वहां सन्नाटा छा गया। तब राघवन ने धीमी आवाज में कहा, मुझे पता है। उस एक शब्द ने किसी भी प्रवचन से कहीं अधिक पीड़ा पहुंचाई। मैं इतने लंबे समय से सफलता के पीछे भागता रहा। मैं ये देखना ही भूल गया कि तुम कितने अकेले हो सकते थे। जब तुम्हारी माँ का निधन हुआ, तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं इससे कैसे निपटूं। मैं काम में इतना मग्न हो गया कि मुझे लगा कि तुम्हें बाकी सब कुछ मुहैया कराना ही काफी है। उनकी आवाज नर्म पड़ गई, जो उनके लिए असामान्य बात थी। रिया, तुम्हारे बचपन के कई पल मैं देख नहीं पाया। शायद ये मेरी उस कमी को पूरा करने की एक अटपटी कोशिश है। मैं तुम्हें किसी से शादी करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा, रिया। बस एक बार उससे मिल लो। मैं बस इतना ही चाहता हूं। रिया चुप थी। ठीक है, उसने अंततः कहा। मैं उससे मिलूंगी, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। मुझे बस इतना ही सुनना था। कॉल कटने के बाद रिया सोच में डूबी हुई खिड़की से बाहर देखने लगी। उसके मन के किसी कोने में उस लड़के की एक याद धुंधली सी उभर आई, जिससे उसकी मुलाकात कुछ दिन पहले तहखाने में हुई थी। शांत आंखें, एक सहज उपस्थिति, एक ऐसा व्यक्ति जिसके सामने बाकी सब फीके पड़ जाते थे। काश पापा ने मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलवाया होता। रिया ने मन ही मन आह भरी। लेकिन ठीक तभी अचानक आग की एक चिंगारी उनके चारों ओर हवा में फैल गई। उनकी निगाहें एक दूसरे से मिल गईं। अलवीश हैरानी से पलकें झपकाईं। ये तुम हो? रिया की आंखें चौड़ी हो गईं। अरे नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि मैं तुम्हें यहां देखूंगी। वे दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे, दोनों ही स्तब्ध थे। उनमें से कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था। इस तरह अचानक मुलाकात हो गई, वो भी ब्लाइंड डेट पर। इसकी कितनी संभावना है? रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, आप आज यहाँ किस लिए आए हैं? अलवीश ने अपना सिर खुजाया और बेबसी से मुस्कुराया। किसी बहुत उत्साही आंटी ने मुझे ब्लाइंड डेट पर आने के लिए कहा था। किसकी प्रतीक्षा? मैं भी आज एक ब्लाइंड डेट के लिए यहाँ आया हूँ। रिया अचानक आगे झुकी, उसकी आंखों में जिज्ञासा भरी हुई थी। कहीं ऐसा तो नहीं, मैं तुम्हारी ब्लाइंड डेट हूँ? वह अविश्वास भरी निगाहों से उसे देखती रही। ये हो सकता है? क्या ये सचमुच संभव हो सकता है? तकदीर, क्या ये नियति ही थी जो उसके लिए चीजें तय कर रही थी? जब वह मन ही मन इस लड़के को पसंद करती थी लेकिन उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी, और अब वही लड़का उसके सामने बैठा था। उसका दिल खुशी से भर उठा।
उस समय रिया अपने पिता के फैसले से बेहद संतुष्ट महसूस कर रही थी। वह इस बात से बहुत खुश थी कि उसने उसे इस डेट पर आने के लिए जोर दिया। दूसरी ओर अलवीश भी उतना ही हैरान था। उसने दोबारा उसकी तरफ देखा और आखिरकार उसे समझ आया कि वह कौन है। वह वही लड़की थी जो पार्किंग में मिली थी। जेके यूनिफॉर्म वाली लड़की, जो देखने में किसी एनीमे कैरेक्टर जैसी लगती थी। अलवीश ने मन ही मन आह भरी। क्या संयोग है। वे एक ही मेज पर आमने सामने बैठे थे और उन्होंने बातें की और हंसे। शब्द पानी की तरह सहजता से बह रहे थे। अलवीश को बहुत जल्द पता चल गया कि रिया सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, बल्कि दिलचस्प भी थी। उसके अपने विचार थे। वह भीड़ के साथ चलने वाली नहीं थी। वह एक विचारक थी। वह तेज, आत्मविश्वासी और यहाँ तक कि हाजिर जवाब भी थी। उसकी संगति इतनी आसानी से मिल जाती थी। उनमें एक ऐसी शांति झलकती थी जो असामान्य थी। जीवन की अराजक नदी में एक शुद्ध धारा। एंड्रिया, वह भी चीजें सीख रही थी। अलवीश किसी भी तरह से रूखा नहीं था। वह शांत, संयमित और विनम्र था, लेकिन उसके भीतर अपार ऊर्जा भरी हुई थी। उसकी आवाज में कोमलता थी। उसके शांत स्वभाव के पीछे दयालुता छिपी थी। उस दिन जब उसने उस भूमिगत पार्किंग गराज में उसकी मदद की थी, तब से उसके मन में हमेशा से यह धारणा थी कि उसका चरित्र अच्छा है। और अब उसे पता चल गया था। ये वही है, ये वही है, ये वही है। वह बिल्कुल वैसा ही लड़का था जिसका उसे हमेशा से इंतजार था। उन दोनों ने लगभग आधे घंटे तक बातचीत की। फिर अचानक रिया का फोन बज उठा। उसने उसे उठाया और स्क्रीन की जांच की। वह उसके पिता थे। उसने बिना ज्यादा सोचे समझे सामान उठा लिया। नमस्ते। तो उसके पिता ने तुरंत जवाब दिया। क्या तुम उस लड़के से मिली? क्या वह तुम्हें पसंद आया? उनकी आवाज में वही राष्ट्रपति प्रधान दबदबा बरकरार था जो किसी कोरियाई ड्रामा में देखने को मिलता है। लेकिन जब बात उनकी बेटी की आती थी तो उन्हें वाकई उसकी परवाह होती थी। रिया की आवाज नर्म हो गई। उसके गाल हल्के से लाल हो गए। मैं उस लड़के से मिली और मुझे वह बहुत पसंद आया। अप्पा, आज आपका फैसला शानदार है। सन्नाटा छा गया। फिर अचानक राघवन हंस पड़ा। हाँ, बढ़िया। जब तक तुम उसे पसंद करती हो। पहली बार तो उस धनी व्यवसायी की आवाज में सचमुच प्रसन्नता झलक रही थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा, और अपनी बेटी को खुश देखकर उन्हें गर्व महसूस हुआ। रिया को अचानक कुछ और याद आया और उसने बीच में बोल दिया, और हाँ अप्पा, क्या आप जानते हैं, वही तो हैं जिन्होंने कुछ देर पहले मुझे अंडरग्राउंड पार्किंग में बचाया था। अगर उन्होंने दखल न दिया होता तो मुझे गंभीर चोट लग सकती थी। क्या? राघवन का स्वर तुरंत भड़क उठा। किसी ने तुम पर हाथ उठाने की हिम्मत की? मैं उसे जान से मार दूंगा। मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने तुम्हें 100 बार कहा है कि बाहर जाते समय बॉडीगार्ड ले जाओ। तुम हमेशा अकेले ही क्यों जाते हो? वह बेहद क्रोधित था। यह उनकी लाडली बेटी थी और किसी ने उसे डराने धमकाने की कोशिश की थी। अक्षम्य। रिया ने जल्दी से उसे शांत करने की कोशिश की। अप्पा, शांत हो जाए। जो हुआ सो हुआ, और अलवीश की वजह से कुछ नहीं हुआ। परंतु फिर राघवन के व्यवहार में बदलाव आया। वह चुप हो गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। 1 मिनट रुको, उसने संदेह से कहा। क्या तुमने अभी अभी अलवीश कहा? जी, रिया ने उलझन में पूछा। अलवीश कौन है? राघवन अब असमंजस में लग रहा था। रिया ने पलकें झपकाईं। मेरी ब्लाइंड डेट नहीं, कन्ना, राघवन ने सख्ती से कहा। जिस लड़के से मैंने तुम्हारी ब्लाइंड डेट तय की है, उसका नाम रवि है। रिया, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। किसकी प्रतीक्षा? रवि, उसके पिता ने दोहराया। मैंने इसी लड़के को चुना है। रिया, क्या बस यही सारी शर्तें हैं? इलाज, क्या यह अलवीश नहीं है? रिया ने हैरानी से पूछा। क्या ये गलत तारीख थी? फोन पर उसके पिता ने फिर से आश्वस्त किया, ये रवि है, अलवीश नहीं। तुम गलत आदमी के साथ बाहर गई थी। कृपया पता फिर से ध्यान से पढ़ लो। रिया ने अपने पिता द्वारा भेजे गए नेविगेशन को दोबारा पढ़ा। जब तक उसने पढ़ा नहीं, तब तक उसका नाम वही था। उस गली में 2 कैफे थे जिनके नाम बिल्कुल एक जैसे थे। ऐसा कौन करता है? उसके माथे से पसीना बह रहा था। कितनी गड़बड़ है। स्पष्टतः अलवीश के साथ उसकी अच्छी बनती थी। उनमें तुरंत ही एक जुड़ाव हो गया। बातचीत, माहौल, आपसी तालमेल। तो आखिर वो उसका ब्लाइंड डेट क्यों नहीं बना? हुआ यूं कि सड़क के उस पार स्थित कॉफी शॉप में रवि को श्री राघवन से एक नोट मिला और उसे पता चला कि रिया सड़क के उस पार ही थी। वह उठा, खिड़की से बाहर देखा और रिया को देखा। उसके भीतर उत्साह उमड़ रहा था। उसने उसे हाथ हिलाकर अभिवादन किया। तो ये वही है। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। अंकल राघवन ने जैसा कहा था, बिल्कुल वैसी ही खूबसूरत। और उससे भी बढ़कर एक सुनहरा टिकट। आखिरकार चाचा राघवन की तो एक ही बेटी है। एक बार उनकी शादी हो जाने के बाद दोनों परिवारों के व्यवसायों का विलय अपरिहार्य होगा। और अंकल राघवन के बाद, खैर, वह सारा साम्राज्य उनका हो जाएगा। लेकिन जब रवि ने रिया और अलवीश को बात करते और हंसते हुए देखा, जो स्पष्ट रूप से बहुत अच्छा समय बिता रहे थे, तो अचानक उसका चेहरा उतर गया। धतेरी की, क्या रिया आज मेरे साथ डेट पर नहीं जा रही है?
यह आदमी कहाँ से आया है? यह आदमी आखिर है कौन? वह इतना गुस्से में था कि वह अलवीश को सिर्फ देखकर ही मार सकता था। गुस्से में रवि पास आया, अलवीश को घूर कर देखा और रिया को सामने वाले कैफे में वापस जाने का आदेश दिया। रिया भी उदास थी। कितनी गड़बड़ है। जब उसे पता चला कि ब्लाइंड डेट का पार्टनर अलवीश नहीं है, तो वह निराश हो गई। लेकिन उसके पिता ने लगातार संदेश भेजे, उसे यह बताते हुए कि उसे रवि से मिलने जाना होगा। उसके पिता की सोच के अनुसार रवि जैसी पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति ही उनकी बेटी के साथ रहने के योग्य थे। अलवीश जैसा व्यक्ति किस प्रकार का इंसान है, जिसका अतीत अनिश्चित है। रिया के पास अलवीश को अलविदा कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह व्याकुल थी और रवि के साथ सड़क के दूसरी ओर स्थित कैफे में चली गई और कुछ देर तक उसी मेज पर बैठी रही। वह जाना नहीं चाहती थी। रवि की पलकें बुरी तरह फड़कने लगीं। वह बेहद परेशान था। क्या हो रहा है? क्या तुम मेरे साथ डेट पर नहीं जा रहे हो? तुम्हारी निगाहें हमेशा सड़क के उस पार खड़े लड़के पर ही क्यों टिकी रहती हैं? इसी दौरान अलवीश की ब्लाइंड डेट भी वहां आ गई। क्योंकि अलवीश काफी आकर्षक दिख रहा था, इसलिए अंजलि ने उसे तुरंत पहचान लिया। मैं अभ्यास कर रहा था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। आप जल्दी आ गए। पुरुष होने के नाते आप इतने संवेदनशील नहीं हो सकते, है ना? आपको 30 मिनट की देरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? मैं आज उपलब्ध हूँ, वरना मेरे पास आने का समय ही नहीं होता। भारी मेकअप लगाए अंजलि घमंडी रवैये के साथ अलवीश के सामने बैठी थी। उसके बोलने का तरीका ऐसा था कि अलवीश से मिलना मानो वह एक शिष्टाचारवश अनुमति दे रही हो। अलवीश असमंजस में था। ये कैसा रवैया है? वह आधे घंटे से भी ज्यादा लेट है। और फिर नैतिक ब्लैकमेल, ये कहना कि मुझे इसे बर्दाश्त करना चाहिए। अलवीश मुस्कुराया, अब उसे आगे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन अंजलि को ऐसी कोई झिझक नहीं थी, एंड उसने तुरंत पति चुनने के लिए अपनी आवश्यकताओं पर विचार करना शुरू कर दिया। मैंने तुम्हारी चाची को भी तुम्हारी स्थिति के बारे में बात करते सुना है। उन्होंने मुझे बताया कि तुमने एक अच्छे विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है और एक सुरक्षा फर्म में कार्यरत हो। अब औपचारिकतावश मुझे अपना परिचय देना चाहिए। मैं अंजलि हूँ, एक यूट्यूब फिटनेस ब्लॉगर। पति चुनने को लेकर मेरी अपेक्षाएं बहुत कम हैं। शादी के बाद आपकी सारी कमाई मुझे ही मिलेगी। और इसके अलावा मुझे यात्रा करना भी बहुत पसंद है। मैं हर कुछ महीनों में अपनी सहेलियों के साथ घूमने जाने के लिए खुद को पैसे देती हूँ। आप ये कर सकते हैं, है ना? लेकिन दहेज के लिए 350,000 रुपये काफ़ी होंगे। ये तो आसानी से चुकाए जा सकते हैं, है ना? वैसे 350,000 रुपये तो मेरे लिए सस्ते ही हैं। ठीक है, चलिए घर के बारे में बात करते हैं। लगभग 180 वर्ग मीटर का घर ठीक रहेगा और उस पर मेरा नाम होना चाहिए। अगर मुमकिन हो तो मुझे एक कार खरीद कर दे दीजिए तो बहुत अच्छा होगा। मासेराती या पोर्श नहीं, मैं लालची नहीं हूँ। BMW या ऑडी भी चलेगी। इसे मेरे भविष्य के लिए एक तरह की सुरक्षा समझ लीजिए। मुझे बस यही चाहिए। कैसा है? क्या आप इसे खरीद सकते हैं? अंजलि ने अपनी सारी शर्तें एक ही सांस में बोल दी। ये सुनकर दुकान में मौजूद बाकी कॉफी पीने वालों ने लगभग अपनी कॉफी थूक ही दी। क्या ये विवाह से संबंधित शब्द हैं? सभी वेतन सौंप दिए गए। फ्लैट पर नाम, सगाई के उपहार के रूप में 3,50,000 रुपये। एक BMW या एक ऑडी। बहुत खूब। क्या ये ब्लाइंड डेट है या कोई स्पॉन्सरशिप विज्ञापन? उसके आसपास के दुकानदारों ने अपने चेहरे ढांक लिए, आधुनिक डेटिंग की स्थिति पर चुपचाप अफसोस जताते हुए। क्या आधुनिक युग में विवाह संबंधी अपेक्षाएं इतनी बेतुकी हैं? ये सुनकर अलवीश के सिर में तेज दर्द होने लगा, क्योंकि दूसरे पक्ष ने इन सभी विचित्र शब्दों को गिनाते समय बहुत ही तिरस्कारपूर्ण रवैया अपनाया था, देर से आया था और रहस्यमय ढंग से आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उन्होंने शिष्टाचार निभाने की जहमत तक नहीं उठाई। इन सब चीजों का अनुरोध करने की हिम्मत तुम्हें कहां से मिलती है? आपका आत्मविश्वास दिल्ली के ट्रैफिक से भी ज्यादा है। आपकी उम्र 30 से काफी अधिक है, बुरा न माने, लेकिन जाहिर है कि जब बाकी सभी अपना अपना हिस्सा ले लेंगे तो आप ही बचे होंगे। आपको इतना आत्मविश्वास किसने सिखाया? अलवीश ने इसे एक साधु की शांति के साथ लेकिन एक कोबरा के जहर के साथ कहा। पफ। पास में बैठे ग्राहकों को अपने पे पीते पीते उल्टी आने लगी। कितना तीखा जवाब, क्लीन बोल्ड। अंजलि का अहंकार चकनाचूर हो गया। मैं आपके पेशे का सम्मान करने का दिखावा करके विनम्रता दिखाने की कोशिश कर रही थी, उसने गुस्से से कहा। उसकी आवाज तनावपूर्ण थी। लेकिन अरे यार, तुम तो बस एक मामूली गार्ड हो, है ना? मुझ जैसी महिला का इस डेट के लिए राजी होना भी एक तरह का एहसान है। और तुम मुझे अपमानित करने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम कंगाल हो। अगर मैं नहीं तो तुम्हारी तरफ देखेगा भी कौन? अलवीश ने मुस्कुराते हुए सड़क के दूसरी ओर बैठी रिया की ओर आलस भरे अंदाज में इशारा किया। क्या तुम सच कह रहे हो? उसने कहा। उसे देखो, साफ तौर पर एक अमीर परिवार से है। उस जैसी किसी महिला का मुझ जैसे सुरक्षा गार्ड से क्या लेना देना होगा, है ना? अंजलि जोर जोर से हंसने लगी। हाहा, अगर तुम दोनों कभी एक साथ आ गए तो मैं गाय का गोबर खा लूंगा।
लेकिन इससे पहले कि वह अपना श्राप पूरा कर पाती, अलवीश मुड़ा और रिया की ओर चला गया। तुम 10 मिनट से बात कर रहे हो, उसने शांत भाव से कहा। बस इतना ही काफी है। चलो चलते हैं। रवि असमंजस में था। आप कौन होते हैं ये तय करने वाले? परंतु फिर रिया खड़ी हो गई। चेहरा दमक रहा है, आंखें चमक रही हैं। उसने जरा भी संकोच नहीं किया। वह खुशी खुशी अलवीश के साथ चली गई, लेकिन एक विनम्र कटार छोड़े बिना नहीं। कॉफी के लिए धन्यवाद रवि। भाई अलवीश सही कह रहे हैं, 10 मिनट काफी हैं। हमारे कुछ और प्लान हैं। अलविदा। इलाज उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अभी आगे क्या होगा तो बने रहिए। आप अपनी डेस्टिनी बिलियनर नॉवल के साथ मिलते हैं आगे के एपिसोड में।